नमस्कार। चैनल फॉर न्यूज इंडिया देख रहे सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे इस खास शो में जिसका नाम है निष्पक्ष। और निष्पक्ष इसलिए कि शो के दौरान हम जब भी किसी भी नेता से बात करते हैं, किसी भी मुद्दे पर बात करेंगे तो पूरी निष्पक्षता के साथ और उसका आकलन करने की कोशिश करेंगे कि जिन तथ्यों और जिन सवालों को लेकर उन नेता से बात करें वो पूरी की पूरी ऑनेस्टी और न्यूट्रल एक्सपेक्ट को लेकर करें। तो आज अगर हम इस निष्पक्ष शो की बात करें तो कार्यक्रम के अंदर जो हमारे साथ मेहमान मौजूद है, परिचय के मोहताज नहीं, लेकिन उससे पहले आज किस संदर्भ में हम इसमें बात करने जा रहे हैं। देश के अंदर जब भी कहीं चुनाव होता है तो चुनाव से पहले उस प्रदेश की अगर हम खास तौर पे बात करें तो चुनावी सरगर्मियां तेज हो जाती है, सभी नेताओं का आना जाना शुरू हो जाता है। और इस समय सभी राजनीतिक पार्टियों की अगर हम बात करें या देश के लोगों की बात करें तो उनकी नजर टिकी है बिहार के आने वाले चुनाव पर। बिहार के चुनाव को लेकर सभी पार्टियां लगभग मैदान में उतर चुकी हैं और निरंतर लोगों के बीच में जा रहे हैं। चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात करें, चाहे कांग्रेस पार्टी की बात करें, जहां राहुल गांधी और तेजस्वी यादव लगातार जनता के बीच में है, वहां भारतीय जनता पार्टी भी अपनी पूरी ताकत लगाकर बिहार चुनाव के अंदर पूरी मुस्तैदी के साथ उतरी हुई है। देश के अंदर इस समय और कौन से ज्वलंत मुद्दे हैं? अगर हम बात करें इस समय जेनजीज का जो प्रोटेस्ट हुआ है पूरे देश के अंदर, उसको लेकर एक ऐसा मुद्दा है। जीएसटी के जो रिफॉर्म्स किए गए वो एक ऐसा मुद्दा है जिस पर बात करना और चर्चा करना जरूरी है। आज विशेष तौर पर निष्पक्ष के अंदर हमारे साथ जुड़े हैं बड़े ही आदरणीय और भारतीय जनता पार्टी के बड़े ही वरिष्ठ नेता, हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के पूर्व में अध्यक्ष रहे हैं, हरियाणा सरकार के अंदर पूर्व में कृषि मंत्री रहे हैं और वर्तमान में राष्ट्रीय महासचिव है भारतीय जनता पार्टी के। बहुत बहुत स्वागत है श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी हमारे खास शो निष्पक्ष में, चैनल फॉर न्यूज इंडिया के। धन्यवाद दीपक अरोड़ा जी। और आपने इस जो है निष्पक्ष में शामिल किया है। इसमें तो निष्पक्षता तो आपने दिखानी पड़ेगी, मेरे परिचय में ही पक्ष है। जी जी जी। और चलिए धनखड़ साहब सबसे पहले जी जी धनखड़ साहब सबसे पहला सवाल हम बिहार चुनाव को लेकर ही करते हैं। अगर बिहार में इस समय जमकर सियासतबाजी चल रही है, सियासत चल रही है दोनों पार्टियों की तरफ से, पहले एसआईआर का मुद्दा, फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दिवंगत माता के बारे में अपशब्द बोले गए, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जहां पर भी बिहार में जा रहे हैं तो एक नारा बहुत हर तरफ गूंज रहा है, वोट चोर गद्दी छोड़। क्या कहना चाहेंगे, बिहार के चुनावी समीकरण को कैसे देखते हैं? और ये जिस तरह की राजनीति हो रही है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिवंगत माता के लिए भी अपशब्द बोलेंगे, कैसे देखते हैं ओवरऑल ये? देखिए, भारत में लोकतंत्र में एक बड़ी टैगलाइन है, बचपन से राजनीति में है तब से सुनते आए हैं कि लोक राज जो है लोक लाज से चलता जी और जो दल लोक लाज खो देते हैं भारत के कर देते हैं। इसलिए जी वाणी की मर्यादा, शब्दों की मर्यादा, रिश्तों की मर्यादा का जब जब भी कहीं हनन हुआ है और पूरे के पूरे चुनाव को के परिणाम बदले हैं, लोग आक्रोशित होते हैं, लोगों को गुस्सा आता है, लोग नाराज होते हैं। और माँ तो भारत में बहुत ही ऊंचा शब्द है, बहुत पवित्र शब्द है। और माँ के जी प्रति किसी भी प्रकार के शब्द ऐसे आना, और वो भी है ऐसी माँ जो जिसकी यात्रा बहुत, मैं कहूँगा कि गरीबी से शुरू हुई, जिसका एक पुत्र यहाँ तक पहुंचा, मतलब दोनों एक छोर हैं और जी उन्होंने आखिर तक अपना जीवन जिस सादगी के साथ जिया। और जी मैंने मुझे लंबे समय तक प्रधानमंत्री जी के साथ काम करने का मौका मिला है। मुझे जी याद है कि उनका एक विषय था रोहतक में, जब यहाँ प्रभारी थे हमारे को, मातृत्व। जी उनमें सर्वे सबसे ज्यादा गुण नेतृत्व के उन्होंने उन विकट परिस्थितियों में भी माँ से सीखे। जी और माँ का उनका जो कनेक्ट है वो बहुत गजब का कनेक्ट उनका रहा है। तो वो जो उस ऐसे समय पर कोई ऐसे राजनीति करने वाले लोग और इस प्रकार की वाणी का, और वो भी अपवाणी का इस्तेमाल करते हैं, तो मुझे लगता है कि पूरे बिहार में इस बात का गुस्सा है, भारत में इस बात का गुस्सा है। और निश्चित रूप से इन्होंने मर्यादा तोड़ी है और उसका खामियाजा इन दलों को भुगतना पड़ेगा। धनखड़ जहां साहब तक आपने आप बात की कि जी जी जहां तक आप दूसरी बात कह रहे हो कि वो जो मुद्दा उठा रहे हैं, जिस तरह की बात कर रहे हैं, उसके दो एंगल है। पहली बात तो ये है जी कि जब जब भी कांग्रेस पार्टी की अन्य दलों की पराजय होती है तो उनको कोई ना कोई बहाना चाहिए। हम्म, तो मुझे याद है एक बहुत पहले जब हमारी पार्टी छोटी थी तो हम चुनाव हार जाते थे।
चुनाव हार जी। जाते थे तो मैंने एक बड़े व्यक्ति से कहा कि हम चुनाव हार जाते हैं, हमारा सामर्थ्य नहीं है, अभी उतना सामर्थ्य विकसित नहीं हुआ, लेकिन हम बहाना देते हैं जी हम्म। शराब बट गई जी, जी ऐसा हो गया जी। तो उन्होंने कहा देखो भाई, दिल ना टूटे इसलिए ये बहाने लोग ले लेते हैं, तो इनका भी दिल ना टूटे इसलिए कभी ये उस पे मशीन पे चले जाते हैं, जी। कभी ये उस समय तत्कालिक घटनाओं पे चले जाते हैं, घटना ऐसी हो गई। अब इनको सामने से दिख रहा है कि ये हार सिर पर खड़ी है, तो पहले से ये दिल ना टूटे ये ऐसी चीजें लेके आते हैं। एक तो इसका पक्ष ये हम्म। है, इनको हार के लिए ये खुद की हार स्वीकार नहीं करते, हार को भिन्न भिन्न प्रकार की चीज करने का प्रयास करते हैं। ये एक बार का प्रयास नहीं है, सतत इन चुनाव हम्म। में आप देख रहे हो लगातार की पराजय को किसी न किसी और बहाने से, जब जीत आती है तब ये नहीं बोलते, हम्म। लेकिन हार आती है तब इनको बहाने चाहिए होते हैं। तो ये हम्म। एक सेट पैटर्न है, आपने देख लिया है। दूसरा जो जी। इसमें मुझे कहना वो कि बहुत सारे लोगों ने बहुत सुंदर बात कही है, रेखा गुप्ता ने उसकी शुरुआत की, मोदी जी तो दिल चुराते हैं, वोट तो अपने आप आ जाते हैं। जब वो पूरा कनेक्ट लेकिन है उनका लेकिन जनता जनता लेकिन के साथ। रेखा गुप्ता जी ने एक पब्लिक मंच पे एक और भी बात कही थी कि भैया अगर 70 साल तक इन्होंने वोट चोरी कर लिया या बैलेट में तब इनको तकलीफ नहीं, आज हम कर रहे हैं तो इनको तकलीफ हो रही है, लेकिन उन्होंने ऐसी बात भी कही है मंच पे। देखिए वो तो मैंने नहीं सुनी, जो सुनी अच्छी बात उसको मैंने दोहराया है। और जहां तक जी। इनकी वोट चोरी की बात है, सुप्रचलित कथाएं हैं, पहले से ही आपको मालूम है प्रधानमंत्री बने क्या उनके पास वोट थे? हम्म। जब वोट नहीं थे, वोट चोरी तो वहीं से शुरू हुई इनकी। तो इनके तो जी। कितनी बार कितनी सरकारें इन्होंने तोड़ सरकारें जबरन बनाने का प्रयास किया, आपको मालूम है। सारे देश के साथ हम्म। खिलौने के साथ खेलते रहे भाई साहब। जब चुनाव में इंदिरा गांधी जी को फैसला हाई कोर्ट का उनके खिलाफ आ गया, पूरा कानून बदल दिया जो है 39वें संविधान हम्म। संशोधन से। तो ये तो इनका हम्म। इनका देखने का नजरिया देश को कुछ और ही रहा है, अपनी इनको बपोती हम्म। मानते रहे। और वो हम्म। जब राम मंदिर का मसला हो तब सरकारें तोड़ना हो, या विपक्षी गवर्नमेंटें आ गई हो 67 में तब उनको तोड़ना हो। तो इस तरह का हम्म। खेल तो हमेशा करते रहे हैं। इन्होंने चीजें अपने पास से अपने पक्ष में रखने का हमेशा प्रयास किया। अब जनता ने इनको नकार दिया है तो इस तरह की बातें करते हैं। एक इसका तीसरा एंगल भी है, और वो है कि जी। भाई बहुत सारे घुसपैठिए देखो अपने इन राज्यों में जो बांग्लादेश के साथ लगते हैं वहां आए। आपने देखा हम्म। कितने वर्षों तक असम में जी। आंदोलन चलता रहा है, तो उस आंदोलन के अंदर उसके एबीवीपी का नेता था, तो उसके बीच में जी। रहा। और आपको अपने वो चुनाव भी देखे कि आंसू के नेता छात्रावासों से, मतलब बॉयज हॉस्टल से सीधे एमएलए हॉस्टल पहुंचे थे। हम्म। कि किस बात के खिलाफ लड़ाई थी? घुसपैठ के खिलाफ लड़ाई थी। अब अगर जी। कोई विदेशी यहाँ आकर बैठ गए हैं और उनके पास पुराने होने के, यहाँ के वासिंदे होने के प्रमाण नहीं हैं, तो उनके वोट कटेंगे ही कटेंगे। इन्होंने हमेशा इस बात को एक हिस्सा बनाया भी हमको किसी भी तरह से वोट मिल जाए, वो चाहे किसी के भी हम्म। हों, इनको इस बात की परवाह नहीं है। और ये इस बात के लिए ही लड़ रहे हैं कुछ मात्रा में कि ये जो घुसपैठियों के वोट कट रहे हैं वो ना कटें। अब ये तो सारा देश हम्म। समझता है भाई कितनी बड़ी मात्रा में घुसपैठ है इन राज्यों में है, और वो वोट कटने ही चाहिए, ये देश का हर समझदार नागरिक मानता है। क्योंकि आप देखिए ना, जी। दुनिया का कौन देश है वोटर को स्वीकार करेगा? वैसे तो डेमोग्राफी चेंज उत्पन्न कर रही है, जी। वोटर होके तो आपके निर्णायक हो जाते हैं। तो वो एक तीसरा जी। विषय है। तो इन तीनों विषयों को आप जो है ना उसमें से एक समग्रता से देखेंगे तो ध्यान में आ जाएगा कि ये लोग क्या कर रहे हैं। जी। धनखड़ साहब, आपने बात की जैसे कि घुसपैठियों की, घुसपैठ को रोकने के लिए करना जरूरी है। बिल्कुल उस बात से मैं सहमत हूं कि बाहरी देश से या दूसरे किसी पड़ोसी देश से अगर घुसपैठ हो रही है तो उस पर निश्चित तौर पर लगाम लगानी चाहिए, सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। आपने इसी इसी जवाब में एक बात कही थी कि जब आपसे मैंने पूछा था कि भाई जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दिवंगत माता के लिए अपशब्द बोले, तो आपने एक शब्द कहा कि जो लोकराज है वो लोकलाज से चलता है। लेकिन मैं आपसे बिल्कुल स्पष्टता से पूछना चाहूंगा कि आज की राजनीति में सिर्फ इस इंसिडेंट की बात ना करते हुए क्या वाकई में ही लोकलाज बचा है? क्या इतनी नैतिकता बची है पॉलिटिशियंस के अंदर कि एक दूसरे पर व्यक्तिगत और जिसको बोलते हैं कि हल्की छीटाकशी और टिप्पणी ना करके वास्तविक तौर पर उन मुद्दों की राजनीति की जाए जिसके लिए लोग उनको चुनकर भेजते हैं? देखिए, अपेक्षा तो समाज यही करता है
फ्रस्ट्रेशन किसी जी, की भी आती है, लंबे समय तक पराजय से फ्रस्ट्रेशंस आती हैं, तो वो जी, फ्रस्ट्रेशन से जो है अमर्यादित भाषाएँ आती हैं, किसी भी कारण से अतिरेक में आती हैं, कई लोगों की, कइयों की फ्रस्ट्रेशन में आती हैं, लेकिन समाज उनको एक्सेप्ट नहीं करता है, वो हमेशा रिजेक्ट किए जाते हैं और एक-एक वाणी से या एक-एक छोटे-छोटे व्यवहार से लोगों के चुनाव खत्म हुए हैं। आपको मालूम है बहुत सारे लोगों के चुनाव इसलिए गए कि छोटी-सी घटना ऐसी जी, हो गई या छोटी-सी बात ऐसी हो गई, तो इसलिए अभी भी आज वाणी का बहुत असर नहीं है, ऐसा नहीं है। जी, इसलिए ये मर्यादित भाषा जो है वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और देखिए बड़े वही बने हैं जी, लंबे-लंबे समय तक लोगों ने कई-कई 6 चुनाव जीत कर लंबे-लंबे समय तक लोग हाउस के सदस्य रहे हैं। मर्यादा के कारण ही कद्दावर बने हैं। जो पूरे जी, देश में उनकी स्वीकार्यता, नेताओं का स्थान बना और विपक्षी नेताओं का भी एक-दूसरे के रूप में आदर बना। मतलब मैं हुँ, 4-5 नेताओं के एक साथ नाम लूँ, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी जी हों, प्रणब मुखर्जी हों, चंद्रशेखर हों, शरद पवार जी हों, तो ये लंबे समय तक आप देखोगे तो लंबे-लंबे समय तक जो रहे हैं राजनीति में लगातार, एक तरह से युवावस्था में शुरू हुए, बादल जी, साहब हों, तो लेकिन पूरी उम्र का भी आप देखेंगे तो एक मर्यादित उसके कारण से उनकी एक कदावर नेता के रूप में जो पूरी जगह पहचान बनी, वो इसी बात के नाम की होनी, कोई हल्की-फुल्की टिप्पणियों वालों की जगह नहीं बनी। जी, जी। वेंकट साहब, बिहार चुनाव की बात करते हैं, आपने ये बिल्कुल सही बात कही कि अपेक्षा जनता की यही रहती है, नेता कहीं से भी चुना जाए, चाहे वो विधानसभा के लिए हो या सांसद के तौर पर चुनकर लोकसभा में जाए, तो जनता उम्मीद यही करती है वो कम से कम नैतिकता के स्तर को मेंटेन करते हो और कम से कम एक स्वच्छ राजनीति का प्रहरी बने और उन्हीं मुद्दों पर जाकर बात करें और उन्हीं मुद्दों को उठाए जो वास्तव में जनता के जीवन से जुड़े हुए हैं। बिहार की बात करते हैं क्योंकि बिहार चुनाव को लेकर हम बात कर रहे हैं इस समय, वही इस समय पूरे देश में चर्चा का विषय है। बिहार के अंदर एक और पार्टी भी इस समय एक्टिव है, जन स्वराज पार्टी, जो कि प्रशांत किशोर उस पार्टी को लेकर अपने मुद्दे, अपने एजेंडा को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं। अभी हाल ही में प्रशांत किशोर का एक इंटरव्यू सामने आया जिसमें उन्होंने एक बहुत बड़ा आरोप लगाया है सीधे तौर पे भारतीय जनता पार्टी पे। मैं आपको उसका थोड़ा सा आइडिया आपको बताता हूं कि प्रशांत किशोर ने उस इंटरव्यू के दौरान क्या कहा। उन्होंने ये कहा कि अ, 2014 में जब मोदी जी को बिहार में आ रहे थे चुनाव कैंपेनिंग के लिए और उसके लिए आ रहे थे, तो उसका भाषण मैंने लिख कर दिया था और उस भाषण के अंदर मैंने उनको लिखा था कि मोतीहारी के अंदर जो चीनी मिल खोली जाएगी, तो मोदी जी ने उस भाषण के दौरान, और ये स्पेशली प्रशांत किशोर ने कोट किया है कि मैं ये ऑन कैमरा कह रहा हूं, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं कि मैंने ये रिटर्न जो उनका पूरा भाषण था वो लिख के दिया था कि 2014 में मोतीहारी में चीनी मिल बनाई जाएगी और अगली बार जब बिहार में कैंपेनिंग के लिए नरेंद्र मोदी आएंगे तो वो उसी चीनी मिल की चीनी को चाय में इस्तेमाल करेंगे। तो उनका आरोप था कि पहली बात कि वो जमीन जो चीनी मिल के लिए आवंटित हुई थी उसके बाद वो बेच दी गई और बेचने के बाद अधिकतम उसका जो जो उसका भाग है या जो जगह है वो मैक्सिमम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को अलॉट कर दी गई। तो ये सीधे तौर पर उन्होंने उस इंटरव्यू के दौरान आरोप लगाया, जो कि हाल फिलहाल में अगले पिछले 1-2 दिन के अंदर ही सामने आया। क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए 2 बातें हैं। एक बात तो ये है कि इसका जवाब तो सम्राट चौधरी जैसे हमारे स्थानीय लोग जो वहाँ देख रहे हैं, वो जी, अच्छे से दे पाएँगे क्योंकि लोकल विषय है, लोकल विषय से मैं उतना जुड़ा हुआ नहीं हूँ। दूसरी बात जहाँ जी, मैं प्रशांत किशोर को देखता हूँ, तो उस समय वो इलेक्शन मैनेजमेंट में थे, बीजेपी के इलेक्शन मैनेजमेंट में थे। मुद्दा उनका जी, था या उनको भी किसी ने दिया था, ये तो वो बताएँगे। क्योंकि जब-जब ऐसी जी, चीज़ें होती हैं, तो एक अच्छी बात ये होती है कि सब तरह से जो जहाँ भी कोई कैंपेन करने जाता है, कोई भी बड़ा नेता जाता है, तो सामान्यतः लोकल मुद्दे उसके पास लोकल लोग भेजते हैं। जी। और जो इस तरह के निश्चित तौर इलेक्शन पर। मैनेजमेंट करने वाले लोग होते हैं, उस व्यवस्था में कई वो मुद्दे उनकी नज़रों से भी गुज़रते हैं। वो जी, उस नाते से तो उनकी नज़रों से गुज़रे होंगे, अब उन्होंने दिए, किसने दिए वो तो उनको भी मालूम होगा, क्योंकि सारे मुद्दे किसी एक ही आदमी को पता होता नहीं है। एक जी, प्रदेश में से बहुत सारे मुद्दे आते हैं और उस मुद्दे का जो जी, इम्प्लीमेंटेशन का विषय है, चीनी मिलें जो है राज्य सरकारों का विषय होती है, केंद्र सरकार का विषय नहीं होती है। प्रशांत किशोर जी को भी आप इस वीडियो के माध्यम से बता देंगे। चीनी मिलें जितनी जी, भी लगी हुई हैं या तो कोऑपरेटिव है या प्राइवेट है, कोऑपरेटिव चीनी मिलें सब राज्य सरकारों की हैं, केंद्र सरकार की कोई चीनी मिल नहीं होती। और राज्य सरकारों के उसके इम्प्लीमेंटेशन में अगर कमी रही है, क्योंकि हम भी साझेदार रहे हैं, मैं उसे डिनाई नहीं कर रहा, तो उसकी जानकारी भी जी, हमारे लोकल लीडर वहाँ का अच्छा तरीके से दे पाएँगे। दूसरी बात प्रशांत जी। किशोर की जो आप बात कर रहे हो, देखिए इलेक्शन मैनेजर होना अलग बात है और नेता हुँ, होना अलग बात, अलग क्योंकि बात हम है। भी इन दोनों भूमिका में रहे हैं।
बहुत वर्षों तक पार्टी के पदाधिकारी बनकर कभी हिमाचल इलेक्शन मैनेज करते रहे, कभी गुजरात में सुरेंद्रनगर जिला मैनेज करते रहे, कभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश मैनेज करते रहे। और मैनेजर के रूप में काम करना बिल्कुल अलग बात है, नेता के रूप में काम करना बिल्कुल अलग बात है, क्योंकि नेता को जनता की स्वीकार्यता चाहिए होती है। मैनेजर को जनता की स्वीकार्यता की आवश्यकता नहीं होती। वो रूम में बैठ के मैनेजमेंट करता है, वो केवल कार्यकर्ताओं के बीच में मैनेजमेंट करता है, वो सोशल मीडिया और जो है मीडिया मैनेज करता है। लेकिन नेता जो है वो पब्लिक फेस होता है और पब्लिक के भरोसे के साथ और स्वीकार्यता के साथ वो आगे बढ़ता है, जो अपने आप में एक पूरी अलग प्रकार की, हमारे हजारों हजार कार्यकर्ता होते हैं, उनमें से नेता कितने बन पाते हैं? ये वक्त जी। वक्त और उनकी भागदौड़ और तप तय करता है, भाग्य तय करता है। एक्चुअली उनको तो ये मुझे लगता है कि अभी वो इस जी, यात्रा पर वो इस अपने परावर्तन की, ट्रांसफॉर्मेशन की यात्रा पर निकले हैं। तो अब बिहार जी। उनका टेस्ट है, तो उसमें से कहाँ हाँ, तक मुझे पहुँचते हैं, हाँ, वो उनके सामने आएगा। मुझे लगता है क्योंकि इलेक्शन मैनेज करते-करते वो नेताओं के साथ ही रहे, नेताओं के लिए रणनीति बनाते रहे, पार्टी के लिए रणनीति बनाते रहे, तो उनको कहीं न कहीं लगता है कि जब मैं पार्टी को रणनीति बना सकता हूँ या ये बता सकता हूँ कि किन मुद्दों को ले जाने की ज़रूरत है किसी क्षेत्र के अंदर, तो निश्चित तौर पर वही मुद्दों को लेकर अगर मैं जाऊँगा तो शायद अगर मेरी स्वीकार्यता होती है तो हो सकता है कि एक बदलाव बिहार के अंदर हो जाए। तो हो मुझे लगता है कि सकता है। शायद जी, नेताओं के साथ रहते-रहते ऐसा उनके अंदर भी ये मनोभाव है तो कोई गलत नहीं है। ऐसा कुछ अलग कहानी है, कोशिश करने में कोई जी, आपत्ति नहीं है। कहानी क्या है जी, चलिए। कि जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी परम पूजनीय गुरुजी को वो डॉक्टर हेडगेवार जी को मिलने आए, जी, और गुरु डॉक्टर हेडगेवार जी बीमार थे काफ़ी। संघ की 100 वर्ष चल रहे हैं, इसलिए घटना वैसे भी बहुत प्रासंगिक है। तो गुरुजी उनसे मिले, बहुत खुलकर सारी बातचीत हुई, जितने मुद्दे थे, गुरुजी भी बहुत विद्वान थे, दूसरे सत्संग चालक बने और उन्होंने सारा विषय उनको अच्छे से डिस्कस कर लिया। डॉक्टर साहब की तबीयत के कारण उनको लग रहा था कि उनसे मिलना, उनसे बात करना, ये थोड़ा हो जाएगा। लेकिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा कि एक बार डॉक्टर साहब से भी बात हो जाती। तो ज्यों ही डॉक्टर साहब के पास गए, गुरुजी ने कहा, मैंने जो घंटे भर में समझाया था, डॉक्टर साहब की 2 बातों से समझ गए। दैट इज़ होती है, एक होती है स्वीकार्यता। जी। तो विद्वता, ज्ञान ये अलग विषय है, समझ बिल्कुल, मैं अलग सहमत हूँ विषय आपकी है, बात से। जी, जी। स्वीकार्यता बिल्कुल अलग विषय है, जो तपस्या से उत्पन्न होती है, केवल जानकारी से उत्पन्न नहीं होती है। चलिए, जानकारियाँ बिहार तो चुनाव भी हम बहुत बहुत दूर बहु बहु जी, जी। बिल्कुल, जानकारियाँ तो बिहार बहुत लोगों चुनाव भी को बहुत बहुत सारी है। हुँ, बिल्कुल, बिहार जी, चुनाव दूर नहीं है तो देखने देखना भी दिलचस्प होगा कि इस बार चुनाव में बिहार की जनता ने कितनी स्वीकार्यता दिखाई प्रशांत किशोर की इस जन स्वराज पार्टी और जिन मुद्दों और एजेंडा को लेकर चले। एक सवाल अभी हाल हाल ही में देश के अंदर बहुत ज्वलंत है, हर जगह इसकी बात हो रही है। लद्दाख में, उत्तराखंड और कर्नाटक में सरकार के खिलाफ जेन-ज़ी प्रोटेस्ट लगातार कर रहे हैं। लद्दाख में तो उस जेन-ज़ी प्रोटेस्ट से वो हिंसक हो गया। हालाँकि उसके अंदर वहां पर सोनम वांगचुक को हिंसा का जिम्मेदार माना गया और सोनम वांगचुक का कोई पाकिस्तान कनेक्शन भी की बात भी सामने आ रही है। इस ओवरऑल जो जेन-ज़ी प्रोटेस्ट हो रहा है जिस तरह से और ये जो लद्दाख में जिस तरह से हिंसक प्रदर्शन हो, ओवरऑल क्या कहना चाहेंगे आप इस पे? देखिए मैं जैसे कहना चाहूँगा कि जो आस-पड़ोस के जगह के कुछ ऐसे वातावरण को देखकर कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि भारत में भी इस तरह के वातावरण की उत्पन्न करें, क्योंकि उनकी जो फ्रस्ट्रेशन है, जो पराजय जी। हैं, इस प्रकार से वो आस दूर पड़ोस से हैं, मतलब आपका जिस तरह से ऐसे नेपाल में हुआ। ऐसे ऐसे भड़ाए हुए हैं और वो जी, लोग युवा को कहीं स्थानीय कुछ मुद्दों पर और उसको उस प्रकार से भड़काते हुए, अब जैसे लद्दाख का विषय है, धारा 6 का है, जी, वहाँ उसके जो है यूटी बनने के बाद, अब बहुत लोगों को लगता है कि जिस प्रकार के प्रोटेक्शंस जब आर्टिकल 370 के बीच में इस क्षेत्र को थे, उसी प्रकार के प्रोटेक्शन, उसी प्रकार के वो सारी चीज़ें वहाँ किसी प्रकारांतर रूप में वहाँ रहें। और उसके उसके उसकी एक अपेक्षा जगना, वो स्वाभाविक है, मैं उसको गलत नहीं कहता और उसके लिए वार्ताएँ चल रही थी। लेकिन ऐसी हुँ, सारी वार्ताओं को उद्वेलित करके और इस प्रकार हुँ, से भड़का कर ऐसे शांत क्षेत्र में जहाँ ऐसे कभी चीज़ें नहीं हुई, जहाँ ऑक्सीजन का लेवल भी बहुत हुँ, कम है और ऐसे क्षेत्र में जो हुँ, वांगचुक ने किया है, वो पूरे देश के ध्यान में आया है और उनकी जो छवि जो आपने बताई, इंटरनेशनल हुँ, फंडिंग और भारत के शत्रुओं को कनेक्ट हुँ, इस प्रकार का जो हाँ, जानबूझकर और जिस प्रकार की बयानबाजी भी आ रही है, मेरे अंदर जाने से ज़्यादा होगा, ये होगा,
तो ये सारी की सारी चीजें हैं जो एक शांत क्षेत्र को भी अशांत क्षेत्र में बदलने का उन्होंने दुर्भाग्यपूर्ण काम किया। पूरे देश में इसकी नाराजगी है। और बाकी मैं ये कहता हूं कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ की युवा शक्ति बहुत ही शानदार तरीके से विकसित भारत के लक्ष्य के साथ और पूरा भरोसा करते हुए अपनी सरकारों पर, अपने नेतृत्व पर, और जिस जोश और खरोश के साथ हमारा इस प्रकार की कनेक्टेड है आम व्यक्ति के साथ, अंतिम व्यक्ति के साथ चला हुआ जो शासन और जो सरकार, वो बहुत ही ऐसे लेवल पर है जिसका आकलन आप करोगे तो कभी भी हमारे जो नेतृत्व की लोकप्रियता है वो हमेशा 2/3 से ऊपर है, उसके जी। मानक को पार करती रही है। और ये उनके उनके वेल कनेक्ट होने के कारण से है। और सबसे अधिक लोकप्रियता उनकी जैन जी में है, इस युवा पीढ़ी में है, उनमें सबसे अधिक है, सबसे ज्यादा वो, और वो उतने प्रकार से कनेक्टेड भी वो हैं। तो ये जो छुटपुट कुछ लोग अगर प्रयास करेंगे इस प्रकार का, तो वही जिसको हम कहते हैं ना कि भाई यही जो है अपने आप को जो है इस उस सारे में एक्सपोज करेंगे, यही नेकेड उसमें से होने वाले हैं कि ये गलत रास्ते पर चले गए। भारत एक लक्ष्य लेकर चला हुआ है कि कैसे भारत इकोनॉमी में जो है तीसरे नंबर पर पहुंचे, चौथे से, और एक अच्छी ग्रोथ के साथ हम कैसे विकसित भारत के रास्ते पर आगे बढ़े। और हर क्षेत्र में चैलेंजेस को स्वीकार करते हुए भारत की प्रगति के मानक बहुत शानदार है। मैं धनखड़ साहब इसमें इसमें एक सवाल लेना चाहूंगा इसी मुद्दे पर जो आपने बात कही। कहीं पर भी प्रोटेस्ट हो, जो आप लद्दाख की बात करी, उससे पहले बहुत सारे बार ऐसा हुआ कि जब प्रोटेस्ट हुए अलग अलग मुद्दों को लेकर, कभी किसान जो है धरने पर बैठे, बॉर्डर के ऊपर आकर बैठे। ऐसी स्थिति आने क्यों दी जाती है कि जिसमें वो जो प्रोटेस्ट है वो हिंसा में तब्दील हो जाए? क्योंकि उसके बाद भी तो जाकर जो टॉक्स का दौर शुरू होता है, बातचीत का दौर शुरू होता है, जो भी वहां पर जो जो लोग हैं वो उसको प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और शायद विपक्ष को तब तक मौका नहीं मिल जाता उस प्रोटेस्ट में आग में घी डालने का काम करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि सत्ता पक्ष इस तरफ सुनवाई नहीं कर रहा है, तो हमारे पास शायद राजनीति करने का मौका है, तो वो बार बार वहां जाते हैं उस चीज को प्रोवोक करना या प्रोवोक ना करना, तो उनकी बात में सहमति जताना कि हाँ आपकी बात के हम समर्थन करते हैं और हम आपके साथ हैं। तो वो बात बढ़ते बढ़ते हिंसा तक पहुंच जाती, उसके बाद इसका कोई ना कोई सोल्यूशन निकलता है, चाहे वो ऐसा है, आपको बल का। जी। देखिए लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में आपत्ति नहीं होती। लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में पक्ष सारे आने चाहिए, पक्षों से किसी को आपत्ति नहीं होती। इस जी। तरह की जो आप बात कर रहे हो इसमें समाज में मिसयूज किया जाता है। जी। एक्सटेम्पोर जिनको पता नहीं होता क्या कहते हैं कि ये घटना होने वाली है, जहां ये घटना जो है हिंसक होने वाली है, ये हम्म। आगजनी होने वाली है, अगर आप सत्तर हम्म। परसेंट 90% लोगों को पूछोगे, 95% को पता है। वो हम्म। केवल और केवल एक सहज सरल लोकतांत्रिक मर्यादा की बात के साथ गए हुए होते हैं, जो उसमें इस प्रकार का एलिमेंट होता है, जिस हम्म। एलिमेंट का टारगेट है इस प्रकार की सिचुएशन उत्पन्न करना। और मैं कहूंगा जी। ऐसे लोगों को उनके जीवन से भी खिलवाड़ करते हैं, जिनको इकट्ठा करके ले जाते हैं। हम्म। एलिमेंट का काम होता है। तो इस बात कहना लोकतंत्र में बुरा नहीं है, इकट्ठा होना बुरा नहीं है, जुलूस निकालना बुरा नहीं है, लेकिन जो उसमें एक नेट बनाकर और जो प्रोवोक करते हैं घटनाओं को, वास्तव में वो लोग जिम्मेदार होते हैं। इसलिए लोकतंत्र में बहुत लेवल तक चीजों को आने देना लोकतांत्रिक सुंदरता है, लेकिन ऐसे प्रोवोक करने वाले शरारती तत्वों को उनके ठीक ठिकाने पर पहुंचाना वो प्रशासन की जिम्मेदारी है। जी। तो ठीक है, मैं आपकी बात से सहमत हूं। एक अभी अब हरियाणा के परिवेश में बात करते हैं, क्योंकि आप हरियाणा से संबंध रखते हैं। भारतीय जनता पार्टी के आप अध्यक्ष रह चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी हरियाणा से कृषि मंत्री रहे हैं, और आपका मेजरली जो कार्यकाल रहा है वो हरियाणा से संबंधित ही रहा है। हरियाणा में अभी 25 सितंबर की अगर हम बात करें, तो रोहतक, जिसको कि हुड्डा का गढ़ माना जाता है, एक जाटलैंड एरिया है, वहां पर इंडियन नेशनल लोकदल, जो कि स्वर्गीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के जाने के बाद उनकी एक पहली बड़ी रैली उन्होंने 25 सितंबर को देवीलाल के जन्मदिवस पर करी, जिसको वो इंडियन नेशनल लोकदल का कमबैक के तौर पर देख रही है। और अभय चौटाला ने मंच के माध्यम से साफ तौर पर यह कहा कि भारतीय जनता पार्टी जिन जिन मुद्दों पर विफल है, जिसकी अब कानून की बात करें, बेरोजगारी की बात करें, या और जो मुद्दे किसानों के मुद्दों पर, सारे मुद्दों पर उन्होंने घेरा भारतीय जनता पार्टी को। और साथ ही साथ जननायक जनता पार्टी पर भी आरोप लगाए थे कि पिछली बार जननायक जनता पार्टी ने बीजेपी के साथ मिलकर प्रदेश को लूटने का काम किया था। देखिए
प्रयास कर रहा था। इंडियन नेशनल लोकदल भी अपना प्रयास कर रहा है। अपनी एक रैली बहुत दिनों बाद हिम्मत सी की है रैली करने की, रैली करके गए हैं। आगे अब कहाँ तक क्या करते हैं देखते हैं। तो इसलिए प्रयास करने से और एक उनकी परम सितंबर को मनाते हैं, मनाने में ये कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है। और प्रतिपक्ष के नाते सवाल उठाना ये है स्वाभाविक होता है, लेकिन इसके कारण से वो कोई बहुत आगे आ गए हैं वो हैं, इस प्रकार का आकलन मुझे लगता है कि लोकदल की रैलियां इनकी बहुत बुरी स्थिति में भी अच्छी होती रही है। ये आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। जी, जी। तो रैलियां इनके लिए कोई ऐसा विषय नहीं है जिस रैली के कारण से आप कुछ आकलन को बदलें। और अभी तो बहुत दूर है, चंडीगढ़ बहुत दूर है, बहुत पिछड़ गए हैं ये जी। लोग, 2 सीट पर खड़े हैं और आगे बढ़ने के लिए अभी बहुत रास्ता बाकी है दूर तक जाने के लिए। अभय सिंह चौटाला को हरियाणा प्रदेश में एक दबंग नेता, दबंग जाट नेता माना जाता है, जो कहते हैं अपनी बात बेबाकी से करते हैं और ये परवाह नहीं करते कि वो विधानसभा के अंदर बड़े नेताओं के सामने एड्रेस कर रहे हैं, सामने स्पीकर साहब बैठे हैं, चाहे मुख्यमंत्री से वाद विवाद हो या कुछ हो। और खास तौर पे अगर हम आज के परिवेश की बात करें, पिछले कुछ समय से उनका शायद कुछ खासा लगाव है माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी के साथ। वो बार बार एक बात अपनी स्टेटमेंट बहुत दोहराते हैं कि मैं इनको मुख्यमंत्री नहीं मानता, ये तो डम्मी मुख्यमंत्री हैं। वो बार बार ये बात कहते हैं कि जो हरियाणा प्रदेश की सरकार है ये केंद्र से चल रही है, और आप भी जानते हैं कि उनका इशारा क्या है। इस पर क्या कहना चाहेंगे, जो अभय चौटाला जी का कुछ विशेष लगाव है माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ? देखिए, पहली बात तो ये है कि उनकी ताकत और कमजोरी एक ही शब्द में छिपी है, जो आपने कह दिया। जी। तो जिसको उनकी स्ट्रेंथ बता रहे हो, उनकी कमजोरी भी वही है। दूसरी जी। बात, नायब सिंह सैनी इतने शानदार व्यक्तित्व के धनी है कि उसमें कुछ कमी निकाल ही नहीं सकते। तो जी। जब कांग्रेस की सरकारें ऊपर नीचे होती थी तब भी कहते थे दिल्ली से चलती हैं। जब हमारी दिल्ली में चलती है तो कहते हैं नागपुर से चलती है। तो ये बहुत साधारण बातें हैं, जब कुछ कहने के लिए नहीं होता तो इस तरह की बातें कही जाती हैं। वो अच्छे शानदार व्यक्तित्व के धनी हैं, उनकी एसेस बहुत अच्छी है, जनता को लगातार हम्म। मिलते हैं, रोजाना कोई ना कोई नया विकास का काम करते हुए दिखाई देते हैं। तो बहुत शानदार काम कर रहे हैं, उनकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। और नायब सिंह की स्ट्रेंथ ये है, बिल्कुल इसके विपरीत जो आप उनकी चर्चा कर रहे थे ना, विनम्रता, विनयशीलता, आदर, गरिमापूर्ण व्यवहार, बड़ों के प्रति कृतज्ञता का भाव, गजब गजब का व्यक्तित्व उनका जो जा रहा है। और इसलिए वो अपने इन सद्गुणों के कारण अपनी जगह प्रदेश के हर वर्ग आयु में बनाते जा रहे हैं। देखिए, इस बात से तो मैं धनखड़ साहब आपकी सहमत हूं, क्योंकि मैं भी इतने साल से लगातार 15 साल का समय हो गया हरियाणा की राजनीति को बहुत क्लोज से जानता हूं। सारे नेताओं के साथ संवाद रहता है लगातार। तो ये बात मैं भी मानता हूं कि जितनी शालीनता और जितने शांत स्थिर भाव मैंने नायब सिंह सैनी जी के चेहरे पे देखे, शायद पूर्व में बहुत से मुख्यमंत्रियों के ऐसे नहीं रहे। बहुत सी तनाव की स्थिति में उनको मैंने विचलित भी देखा, उनका आवेश में आते भी देखा। लेकिन ये बात हाँ बिल्कुल मानने वाली है कि नायब सिंह सैनी जी हमेशा मुस्कुराते हुए मिलेंगे। तनाव से तनाव स्थिति में भी कहीं ना कहीं कोई चुटीला अंदाज ही देखने को मिलेगा। तो एक नए तरह के मुख्यमंत्री जरूर प्रदेश को देखने को मिल रहे हैं, कि जहां स्वभाव सरल और नरम तो है। ये तो माननी पड़ेगी बात। जी। अभय चौटाला ने इस रोहतक की रैली के अंदर एक और खास तौर पे आरोप लगाया, हालांकि उनके साथ एक पूर्व मंत्री भी रहे जो पूर्व में पार्टी छोड़ के चले गए थे, वापसी की प्रोफेसर संपत सिंह ने। दोनों का इस मंच के माध्यम से खास तौर पर यह कहना था, उन्होंने पिता पुत्र हुड्डा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा को घेरते हुए कहा कि इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के इस 2024 के चुनाव में बी टीम होने का काम किया। अगर शायद इनकी मिलीभगत ना होती भारतीय जनता पार्टी के साथ, तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से जो इनको क्लियर मैंडेट मिला है, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी थी और इस बार लोगों का जो रुझान था वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ था। लेकिन इन्होंने बी टीम बन के जो काम किया, अंदर से जो इनकी साठगांठ थी, उसके चलते तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। देखिए, जब 2 विपक्षी दल होते हैं, 3 विपक्षी दल होते हैं, तो हमेशा उनमें एक कोशिश रहती है कि सच्चा विपक्षी मैं हूँ और दूसरे जी। तालमेल में है। ये बोलेंगे तो वो उनको बताएँगे तालमेल में है, ये बोलेंगे तो वो उनको हम्म। बताएँगे। तो जब प्रतिपक्षी दल 2 से 3 होते हैं, तो हमेशा हम्म। सच्चा प्रतिपक्षी दल मैं हूँ, ये बताने का एक प्रयास हमेशा दल करते हैं। वो नेचुरल है, उसमें कोई वो ऐसी बात नहीं है। हम सबको पता है कि कांग्रेस की हार के कारण क्या-क्या हैं। वो कांग्रेस हम्म। की जो उस प्रकार का चुनाव के समय की आपको भी
मानस में आ रही होंगी, मुझे भी मानस, मैंने जी उनके विश्लेषण में जाना कि नहीं जाना इस मौके पर, लेकिन उन्होंने खुद अपने लिए जो है इस प्रकार के बीज अपने व्यवहार से बोए, और इसलिए ये अपने आप को एक सच्चा प्रतिपक्षी दल दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। वो इनके लिए अपनी एक स्वाभाविक स्थिति है, जब वो बोलेंगे तो वो अपने को सच्चा प्रतिपक्ष दिलाने का दिखाने की कोशिश करेंगे। तो नेचुरल ये होता जी ही है, जहां भी दो तीन दल होंगे, ये साइकोलॉजी है, और ये जी साइकोलॉजी काम ही करती है, और उनके लिए आवश्यक भी होती है। दलों को ये करना ही होता है, विपक्ष में तो मैं ही सच्चा विपक्षी हूँ, जी बाकी तो मिले हुए हैं, ये नेचुरल होता है। मेरे जी धनखड़ साहब, अभी प्रधानमंत्री जी का जब जन्मदिन रहा, जिस दिन जन्मदिन था उसके बाद से लगातार सेवा पखवाड़ा के रूप में लगातार भारतीय जनता पार्टी पूरे देश भर में मना रही है, और सभी बड़े नेता जो है अलग अलग जगह पर जाकर जो उनके पास सामाजिक तौर पर जो जिम्मेवारी है वो पूरी कर रहे हैं। अभी हाल ही में एक वीडियो कल परसों से वायरल है पूरा सोशल मीडिया के ऊपर, उसको चर्चा का विषय है। कांग्रेस ने इसके ऊपर बहुत कटाक्ष भी किए। ये बात है चंडीगढ़ की, अगर हम बात करें, वहां पर केंद्रीय हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी स्वच्छता अभियान में वहां पर एक लापरवाही सामने आई कि जहां प्रोग्राम से पहले, जहां पर सुबह वो सफाई करने पहुंचे थे, गंदगी को सफाई करने, वहां पर एक रात पहले ही दिखाया गया, एक वीडियो सामने आया कि नगर निगम के कर्मचारी वहां पर आकर कूड़ा डाल रहे हैं, ऐसा आरोप लगा। और आज एक नया अपडेट इसमें सामने आया कि 2 अधिकारियों को सस्पेंड भी कर दिया गया। तो पहले तो क्या कि अगर सफाई करनी थी तो ये जो सामने वीडियो निकल कर आया, तो कोई ऐसी जगह नहीं थी कि जहां सफाई की जा सकती, पहले डलवाना पड़ा फिर सफाई करनी पड़ी। देखिए, मैंने जब ये खबर देखी शुरू में, तो मुझे ये खबर को समझने के लिए एक पत्रकार को फ़ोन करना पड़ा। क्योंकि खबर जी, देखकर मेरा इंप्रेशन ये था कि जहाँ मनोहर जी सफाई करके आए, वहाँ कोई कूड़ा डाल आया। कूड़ा डाल गया, बिल्कुल। शायद बहुत से लोगों का और यही इसलिए परसेप्शन वो था। सफाई के बाद ऐसे फ़ोटो लिए गए कि, लेकिन उसने कहा नहीं, 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 नहीं सर, ऐसा नहीं है, कूड़ा पहले डाला गया। अब मुझे कूड़ा ऐसा पहले लग डाला रहा गया। है जी, कि शायद जो लोग अधिकारियों ने तय कर दी कोई जगह, और तय करने के जी। बाद जब देखने गए होंगे तो उनको लगा होगा कि कूड़ा तो है नहीं, या ये इस प्रकार का क्योंकि जगह तय करते समय कई बार घूम के तय नहीं की होती, तय ऑफिस में बैठ के हो तो जाती है। तब किसी तो ने सूचना दी अधिकारियों होगी तो कूड़ा नहीं है, जिस अधिकारी ने जो कूड़ा नहीं है का विषय आया, तो उसने जाके कि भाई आप कल कल कूड़ा सुबह गिरवा दिया। मंत्री जी ऐसा नहीं कहें, तो ये जो घटना हुई है, ये जैसे आप मुस्कुरा रहे हैं, ये मुस्कुराने का वातावरण भी उत्पन्न करती है, हाँ, और इतनी समझता नहीं हो लेकिन जाए कि कूड़ा हमको खोजना पड़े, तो हम बहुत अच्छे लेवल पर चले गए। हाँ, ये तो फिर मुझे माननीय प्रधानमंत्री की आदर्श वो बात याद आ आदर्श रही है मुझे। में जी, मुझे लेकिन आज एक ऐसा तब होता है जब सामान्यतः कमरे में बैठकर फैसले हो जाते हैं, और सिचुएशन वहां जो है जाकर नहीं देखी जाती कि ये इस तो कार्यक्रम अधिकारी के भी, मुझे लिए लगता है, मुझे एक घंटा कहाँ लगवाया जाए। मुझे लगता है कि जैसे एक कई नेताओं के लिए बात कही जाती है ना कि ये ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स करते हैं, मुझे लगता है वो अधिकारी भी शायद ड्राइंग रूम या ऑफिस वर्क ही करते होंगे, उनको बाहर नहीं, की उसमें धरातल उसमें की ध्यान नहीं जाए दिया। लोकेशन के ध्यान का। हिसाब से अच्छा लगा होगा, बड़ा है, साफ है, सुथरा है, यहाँ कर सकते हैं। लेकिन ये माननीय बाकी चीजें माननीय बाकी जो केंद्रीय अच्छे मंत्री लगेंगे। जी के लिए लेकिन माननीय नहीं, केंद्रीय मंत्री वो जी तो के लिए हास्यपद नहीं, सिचुएशन हो गई। नहीं, उसमें उसमें वो क्या कर सकते हैं? आप अब उनकी वो तो जगह क्या चीफ होते तो करेंगे। क्या कर सकते हैं? मैं होता क्या कर सकता हूँ? तो उनके उनके तो हाथ में कुछ उसमें है नहीं। ये तो उनको तो, वो तो सफाई करने गए थे। जो वहां व्यवस्था जी, करने वाले हैं, ये उनका विषय है, और उन्हीं पर ये एक तरह से एक चुटकुला बन गया है। जी, चलिए अभी बात करते हैं। अभी जीएसटी के दरों में सुधार किया गया, रिफॉर्म्स किए गए, और जीएसटी की दरों के अंदर कमी भी की गई, जिसको भारतीय जनता पार्टी जीएसटी 2.0 कहकर प्रचार कर रही है सारी, की रिफॉर्म करके जगह जगह पर बड़े नेता जा रहे हैं और ये देख रहे हैं कि जीएसटी के सुधार। शोरूम में माननीय योगी आदित्यनाथ की बात करें, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शोरूम में गए, वहां पर उसकी लिस्टिंग देख रहे हैं कि प्राइस में क्या अंतर है। मैं इसमें एक सीधा सवाल धनखड़ साहब समझना चाहूंगा और पूछना चाहूंगा कि जीएसटी की दरें इसी सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार ने रिवाइज करी थी, उसके बाद आपने ही उसके अंदर दरों के अंदर कम कर दिया। तो ये रिफॉर्म, ये तो मतलब इसमें फायदा कैसे हुआ? इसमें फायदा तो ये हुआ कि शायद ये तो लगता है कि गलती सुधारी गई, कि उसकी कोई औचित्यता नहीं थी, उसका कोई बहुत बेनिफिट नहीं था, जिसको रिफॉर्म करके ठीक कर लिया गया। दीपक जी, एक बात बताइए, पुराने सारे टैक्स सिस्टम को जी, बदल के वन नेशन वन टैक्स लेकर आए। ये मैं सारे मानता हूं, वन ये नेशन, बिल्कुल सही है। जी, एक मिनट, एक एक साधारण कैलकुलेशंस के आधार पर चीजें चलती है। अभी जी, 22 लाख करोड़ जीएसटी आ रहा है,
जिस समय 17 में लिया जी, गया, उस समय एक आकलन हुआ कितना टैक्स आता है, वो कितना जीएसटी लगाने से कितना टैक्स आएगा। जब ये आकलन आ गया कि हमारा जो जीएसटी की रेट है वो ज़्यादा ऊपर चली गई है और टैक्स अच्छा आ रहा है, उसको बदला हुँ, जाएगा, ये बात बहुत पहले आ गई। लेकिन बीच में कोरोना आ गया, जी, जीएसटी आने की सिचुएशन नहीं बची और ज्यों ही जी, कोरोना से उभर कर इकोनॉमी अच्छी स्थिति में आई, तो फिर से अपने परिवार ही तो है ना, उसमें फिर से राहत देगा। हुँ, तो ये एक अच्छा काम हुँ, हुआ है कि अगर 22 लाख करोड़ जीएसटी होता है तो 2 लाख करोड़ हम छोड़ सकते हैं। सर्वसम्मति से जी, पूरे देश के सभी दलों ने अंदर बैठ के इसका सहमति से फैसला किया है। अब हरियाणा में ही 4,000 करोड़ रुपए जीएसटी के कम होंगे। 4,000 करोड़ रुपए कम होंगे तो 5,263 रुपए, 76 लाख परिवार हैं अभी परिवार परिचालन पत्र के हिसाब से। हर एक के हिस्से हुँ, आ रहे हैं। कार अब मेरा एक पीएसओ है हरपाल, वो कार लेने वाला था मारुति। तो उसने कहा रुक जाओ जी, 70,000 का उसको फायदा हो रहा है। अब मैं जी, बता रहा हूँ कि आप एक पत्रकार आपके मित्र हैं, बहुत ही अच्छे मित्र हैं आपके, अनिल मोड़ जी, आप जानते हो। मैंने उनसे जी, जी, पूछा जी, भी आपको जीएसटी से कोई लाभ हुआ? बोले बताता हूँ। मैंने कहा बताइए। उन्होंने कहा हमारे पिताजी मकान बना रहे हैं घर पे, नरवाना के हैं वो। और पिताजी हुँ, ने कहा भी 10-12 दिन रुकना पड़ेगा सामान लेने के लिए, काम बंद करते हैं हुँ, बीच में, जीएसटी की घोषणा होते ही। तो बोला इससे ये सब कह रहे हैं कि अपने को 50-60 हजार रुपए का फायदा हो सकता है। रोक दिया। हुँ, जीएसटी शुरू होते ही फिर हुँ, सामान खरीद कर लेके आए, काम शुरू किया, तो हुँ, 70,000 रुपए का फायदा हुआ। मैंने उससे दूसरा हुँ, सवाल पूछा। मैंने कहा एक बात बताओ कि क्या इससे पहले पिताजी ने कभी टैक्स कम होने से अपने को फायदा होगा, ऐसे पहले जीवन में कभी बात की थी? ने बोला जीवन में पहली बार। हुँ, मेरे हुँ, सामने जिन्होंने जीवन में पहली बार ऐसी बात की, मैं अभी चंडीगढ़ में हूँ, आते हुए मैं एक कृष्णा ढाबा है, हमारे बादली का कार्यकर्ता है बबलू, उसके ढाबे पे बैठ गया। मैं चाय-वाय जी, पी, मैं कहा बब्बू जीएसटी का तुम पर कितना असर है? बोला बाबूजी 1 लाख रुपया जीएसटी भरते हैं हर महीने। अब जो है वो ज़ीरो हुँ, हो गया। ये ग्राहक को उसका बेनिफिट होने वाला है। आपके चारों तरफ आप देखेंगे, लेकिन इसके लिए आपके चैनल से मैं दीपक जी एक बात कहना चाहूँगा, जो भी ग्राहक सामान जी, खरीदने जाए, वो ये पूछे कि जीएसटी के से पहले रेट क्या था और अब नवरात्रि के बाद क्या रेट है? हमारी जागरूकता ही हमारी बचत कराएगी। बिल्कुल। अगर हमने और जागरूकता आपने से इस विषय को नहीं पूछा, तो कई बार हो सकता है कि कुछ दुकानदार जो है वो उस बात को भूल जाएँ कि भी कम करके देना था क्योंकि उसने पुराने रेट में खरीदा हुआ है। पुराना रेट लिखा हुआ है। इसलिए इस जागरूकता के साथ इस बचत का लाभ, हालाँकि दुकानदार भाई बहुत ही विनम्रता से इस काम में लगे हुए हैं और उन्होंने लिस्टें भी लगाई हुई हैं, कि जीएसटी से हुँ, पहले रेट ये था, वो था। लेकिन फिर भी ग्राहक की जागरूकता वो लाभ की सबसे बड़ी गारंटी है कि वो ज़रूर ये पूछे कि भाई इसका पहले रेट क्या था, अब ₹8, ₹9, ₹10, ₹15, ₹20, ₹50, ₹100 इस आइटम में कम हुए हैं, तो उसको वो उस प्रकार से खरीदता है। तो उसका भी एक आनंद जो है उसके कारण से बढ़ेगा और ये जो जीएसटी का बचत उत्सव है, ये औसत रूप से जैसे मैंने कहा कि ₹5,263 हर घर के हिस्से आ रहा है। तो इसका लाभ बड़े चीज़ें खरीदेंगे, ट्रैक्टर खरीदेगा, उसको और ज़्यादा बड़ा लाभ होगा। हुँ, अभी बड़े सामान में, छोटे सामान में छोटा लाभ होगा। और ये 4,000 तो हुँ, भाई एक बार का आकलन है। अगर खरीदी डबल होगी तो ये 8,000 करोड़ भी हो जाएगा। ये कोई जी, ऐसा आंकड़ा थोड़ी है जो रुकने वाला है, ये तो आवर्ती आंकड़ा है। अब बहुत सारे जी, दुकानदारों ने, अब जीएसटी पर हम सब जा रहे हैं, बात कर रहे हैं। हुँ, बहुत सारे दुकानदारों ने ये कहा है, झज्जर का एक ट्रैक्टर विक्रेता है, उसने कहा जी जी, जितने ट्रैक्टर 1 महीने में बिकते थे उतने 3 दिन में बिक लिए। हुँ, एकदम चाव चढ़ गया ना। जीएसटी इन्होंने बहुत आराम जी, से चल रहे थे कि हम टैक्स जितने सेविंग हो महीने गई। एक ट्रैक्टर 1 महीने में बेचते थे उतने 3 दिन में बिक गए। तो ये जो हुँ, फास्ट सेलिंग हो रही है, इसका भी लाभ हो रहा है। हो सकता है कि इस इंप्रेशन में सेल ही इतनी ज़्यादा हो जाए, क्योंकि कई बार है देखो हुँ, इंप्रेशन का बहुत असर आता है। तो उस बिल्कुल, नाते से बिल्कुल, जो आपको पता परसेप्शन चले ना ओवरऑल कोई। चलती है। हाँ, हाँ। जैसे जी, सेल सेल लगी होती है, तो वो कितनी जी, ज़्यादा बिक्री बढ़ जाती है, कि अब तो चले जाएँ हाँ, सेल लगी हुई, जिसे नहीं लेना वो भी ले हाँ। लेता है। तो ये जीएसटी उत्सव आपने ऐसा ही माहौल उत्पन्न कर रहा है जैसे देश में सेल लग गई हो। देखिए, इस बात से तो मैं सहमत हूँ धनखड़ साहब आपकी कि जैसे आपने बात की थी उनके फादर साहब की कि उन्होंने पहली बार जीएसटी की बात की क्योंकि अवेयरनेस इतनी ज़्यादा हो गई, तो अवेयरनेस के चलते कि जिस आदमी को इसकी जानकारी भी नहीं थी, वो भी इसके बेनिफिट्स प्लस माइनस की बात कर रहा है। और दूसरी बात जो आपने की, मैं आपको भी इस कार्यक्रम के माध्यम से इस बात को इंश्योर करता हूँ कि हम भी अपनी टीम को पूरे हरियाणा में एटलीस्ट भेजेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे दुकानदार से, विक्रेताओं से, लोगों से कि वास्तव में उनको कितना फायदा हुआ, इस बात की पूरी जानकारी भी साझा करेंगे और जो लोगों के व्यूज निकल आएंगे वो पूरी निष्पक्षता के साथ आपके और सरकार के साथ और लोगों के साथ साझा भी करेंगे। एक धनखड़ साहब सवाल कई बार
हर जगह उठते हैं, क्योंकि हम राजनीतिक तौर पर लोगों के साथ उठना बैठना रहता है, पत्रकारों के साथ उठना बैठना रहता है। भारतीय जनता पार्टी को कहते हैं कि एक बड़ी स्ट्रांग विचारधारा की पार्टी है, बड़ी मजबूत विचारधारा की पार्टी है, और जिसमें कोई दो राय नहीं है कि विचारधारा के साथ ही चलते हैं और सारे पार्टी के लोगों को बांध के रखती है। एक चीज जो आज तक किसी को समझ नहीं आई, जिसका शायद जवाब आज भी लोग जानना चाहते हैं, अगर कोई व्यक्ति धनखड़ साहब मुझे गाली देगा, तो मुझे लगता है कि शायद मेरी कॉन्शियस तो अलाउ नहीं करेगी कि उसको अपने साथ बिठाना, अपने घर में बैठ के खाना खिलाने की। भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा में इतनी उदारता भी है कि जो नेता दूसरी पार्टी से है, पार्टी भले कोई हो, चाहे कांग्रेस है, किसी और XYZ पार्टी से है, वो देश के प्रधानमंत्री को खुले मंचों से गालियां दे चुके हैं, देश के बड़े बड़े नेताओं को, मुख्यमंत्रियों को चोर, पता नहीं क्या क्या बोल चुके हैं। उसके बाद भी उनको उदारता दिखाते हुए स्वीकार्यता कर लेते हैं, अपने साथ मिला लेते हैं, अपने साथ मंचों को साझा करा देते हैं, बड़े बड़े पद दे देते हैं, किसी को राज्यसभा का पद दे देते हैं, किसी को मंत्री बना देते हैं। तो ऐसे केस में कि जो लोग आपको खुले मंचों से गालियां देते रहे, कोसते रहे, माननीय प्रधानमंत्री तक को कोसते रहे, उनके लिए स्वीकार्यता कैसे? देखिए, लोकतंत्र और पुराने शासन पद्धति में यही अंतर है। पुरानी जो शासन की पद्धति थी उसमें तन बदल के आना पड़ता था, यदि मृत्यु हो जाती थी दूसरा जीवन लेके आ पाओ, या मन बदल के आना पड़ता है। वहां तन बदल के आना पड़ता था या मन बदल के आना पड़ता है। जब व्यक्ति का मन बदल जाता है, जब उसकी सारी के सारे भाव बदल जाते हैं, जब वो आपके नेतृत्व में आपके साथ चलने के लिए जब वो आगे बढ़ता है, तो जब वो मन बदल के आ गया है तो फिर आपके आपके साथ खड़ा हो गया। लोकतंत्र की यही सुंदरता है कि या तो मत और मन बदलते हैं। पहले क्या होता था, मृत्यु होती थी, मृत्यु के बाद अगले जीवन में आता था। तो इसलिए ये जो जीवन है जब इसी जीवन में इसी समय उसके मन में हो रहा है। सुंदरता यही है कि उसका मन अगर पलट गया है, उसका मन बदल गया है। हमारा यहाँ तो आध्यात्मिक साहित्य तो बहुत सारे ऐसे महापुरुषों की चर्चा करता है जो जीवन के बिल्कुल दूसरे छोर पर खड़े थे, बाद में संत हो गए। तो इसलिए मन बदल कर आकर जब वो आके साथ राष्ट्रभक्ति के साथ, भारत माता की जय के साथ, वंदे मातरम के साथ और एक निष्ठा के साथ उस अच्छे काम के लिए चलने के लिए तैयार होते हैं, तो वो फिर मन बदल के आए हुए लोग हैं, उस तरह का मन अपना श्रेष्ठ करके आए हुए लोग हैं। तो फिर वो उनकी यात्रा जो है वो बदल जाती है, वो पड़ाव जो है दूसरे पड़ाव पर आ जाते हैं। मैं आप ही की बात से उदाहरण दूंगा। हरियाणा के एक बहुत बड़े दिग्गज नेता है चौधरी बीरेंद्र सिंह, उनके बेटे हैं, सांसद रहे हैं ब्रिजेंद्र सिंह, जो कि पहले IAS अधिकारी रहे, वहां से रिटायरमेंट लेकर आए, वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया, जॉब को छोड़ा और फिर सांसद बने। मैं उन्हीं की बात करता हूँ। पहले कांग्रेस पार्टी के अंदर बहुत साल रहे और उनके मन में एक बड़ी ज्वलंत भाव था मुख्यमंत्री बनने का, जो कि बुराई नहीं है, उनको अधिकार है इस बात के लिए। वो 10 साल लगभग भारतीय जनता पार्टी में, आपने मन बदलने की बात की, उन्होंने मन बदला और उन्होंने आस्था जताई भारतीय जनता पार्टी के अंदर। बड़ी अच्छी बात है, पार्टी बदल के आप जा सकते हैं, आपका मन बदल गया, आप जा सकते हैं। 10 साल के बाद वो फिर कांग्रेस में वापसी करते हैं। अभी हाल ही का एक बयान बताता हूं, जो इस कार्यक्रम के माध्यम से हम प्ले भी करेंगे। वीरेंद्र सिंह जी ने एक कार्यक्रम के अंदर एक मंच के माध्यम से कहा कि बीजेपी वाले ये कहते हैं कि कांग्रेस की सरकार में खर्ची और पर्ची चलती थी। कहते उनकी सरकार में तो खर्ची पर्ची चलती थी, क्योंकि मैं कांग्रेस में भी रहा हूं और 10 साल बीजेपी में भी रहा हूं। तो बीजेपी वाले तो घाऊ गप है, अगर वहां खर्ची पर्ची चलती थी। तो ये आपके उन्हीं नेताजी की बात कर रहा हूं जिनका मन बदला था 10 साल पहले, लेकिन फिर मन बदल गया। इसमें बात है कि ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है, और मैं इसको कहने में कोई गुरेज नहीं करता, क्योंकि इस कार्यक्रम का नाम निष्पक्ष है। कि जो नेता आज मन बदलने के बाद दूसरी पार्टी में चलते हैं, जब उनको लगता है कि अब यहां पर हमारी दाल नहीं गलेगी, यहां हमें उस तरह का राव रसूख नहीं मिलेगा, कुर्सी नहीं मिल सकती, बहुत ज्यादा लाभ लश्कर नहीं मिलेगा, तो चलिए अपनी घर वापसी कर लेते हैं। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि ये मन बदलना नहीं है, राजनीति की एक बहुत बड़ी प्रश्न चिन्ह है, जहां पर केवल स्वार्थ की राजनीति करते हुए बहुत से ऐसे नेता, मैं किसी नेता का नाम नहीं ले रहा, बहुत से ऐसे नेता सिर्फ ये देखते हैं कि मुझे फायदा किस पार्टी में है। तो भले वो 6 महीने पहले दूसरी पार्टी में गया, उसको लगता है आज मेरे को फायदा, ये आज मेरे को टिकट दे देंगे तो चलो वहां। तो मैं इस पर प्रतिक्रिया जरूर चाहूंगा कि जो चौधरी बीरेंद्र सिंह जी ने बात कही, ये पर्ची खर्ची और घाऊ गप वाली, उन्होंने तो अपनी भाषा में बोली, तो उनका तो मन बदला था 10 साल पहले, तो अब क्या वो कांग्रेस में आके फिर मन बदल गया उनका? दो बातें मैं जरूर कहूंगा। पहली बात तो यह है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की सबसे बड़ी लोकप्रियताओं में से एक ये है हरियाणा में, ये बिना खर्ची पर्ची के काम करते हैं। आपको हर गांव में 10, 20, 30, 40 तक युवा मिल जाएंगे, बड़ा गांव है तो, जिन्होंने जी बिल्कुल ऐसे मेरिट से नौकरी पाई है। आप कहीं हाथ खड़े करा लो, जनसभा में करा जी लो, दमदारी से जनसभा में बोलने वाले लोग हैं।
और आपको आपके आपके इस चैनल के माध्यम से भी आपको खूब अच्छे से जानकारी है कि पर सरकार की सबसे बड़ी लोकप्रियताओं में एक लोकप्रियता ये है। एक जी, स्टैंडर्ड लोकप्रियता बनी है, मानक जिसको कहते हैं ना, इस पर ठप्पा लग गया है कि इस सरकार में इस प्रकार की जो है नौकरियाँ जो है ईमानदारी के साथ मिलती है, मेरिट पे मिलती है। ये भी ठप्पा लग गया है कि बिल्कुल। इस सरकार में बदलियाँ जो हैं, वो कंप्यूटर से होती हैं, जी, ऑनलाइन इसमें कोई होती दो हैं। राय नहीं, तो इस बात से मैं जी, सहमत हूँ इसलिए क्योंकि इसलिए हमने इसलिए खुद इसका इसलिए ग्राउंड पे बहुत फीडबैक सरकार लिया। सरकार सरकार की ईमानदारी का तो जो है जनता खुद उसकी साक्षी है। रही चॉइस साहब जी, की बात, चॉइस साहब के को जो बीजेपी ने दिया, मुझे लगता है कि उनको कांग्रेस में कभी नहीं मिला था। वो के राष्ट्र के हुँ, केंद्रीय मंत्री कैबिनेट लेवल के पहली बार जो है, हुँ, फिर वो जो है हुँ, प्रेमलता जी भी विधायक बनी मेरे साथ, बड़ी आदरणीय हैं दोनों मेरे लिए। और वीरेंद्र इनके पुत्र ब्रजेंद्र जी को भी टिकट दिया गया। लेकिन ये जो अब आप कह रहे हो, जो बहुत सारी बातें आपने ही कह दी हैं, मैं आप जो है, मुझे लगता है कि नहीं, मैं उनके तो आपसे आकलन उस समय प्रतिक्रिया चाहूँगा। मैं मुझे तो लगता है आपसे कि उनके प्रतिक्रिया उनके चाह उनके आकलन शायद उस समय सही नहीं रहे। वो कुछ देख के आए होंगे तभी वो कह रहे हैं कि ये तो घाऊ-गप्प है। उनके वो कुछ हो सकता है नहीं, बीजेपी में देख उनके के आए हों। वो तो कुछ नहीं, वो उनके आकलन जो उस समय के पॉलिटिकल आकलन मुझे लगता है अच्छा, सही नहीं रहे। उनके उस समय जी। पॉलिटिकल आकलन सही नहीं रहे। तो इसलिए ये तो हुँ, बीजेपी पर ये ठप्पा लग ही नहीं सकता ना। ये तो मैंने कहा कि हुँ। आपने मेरे सामने अभी कहा कि हाँ, ये दोनों लोकप्रियता बहुत शिखर पर हैं, और विषय क्या नहीं, ये होता है, यही देखिए तो विषय होता है। इस बात को मैं बड़ी ऑनेस्टली एडमिट करूँगा, जितना फीडबैक हमने भी लेने की कोशिश की, बहुत सारी चीज़ें ऐसी निकल कर आई ग्राउंड में, जहाँ बहुत गरीब परिवार के, जो शायद जिनके पास अपनी जीवनचर्या के लिए बहुत सीमित संसाधन थे, उनके बच्चों ने भी बड़ी मुखरता के साथ ये बात रखी कि उनको वाक़ई में ही मेरिट के ऊपर नौकरी मिली और इस बात को जो चीज़ वास्तव में एप्रिशिएट करने लायक है, वो करनी चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि जिसके ऊपर सवालिया निशान है, वो चिह्नित भी किया जाना चाहिए ताकि कोई अगर ऐसी बारीकी सी भी कमी है राजनीति के अंदर, सिस्टम के अंदर, तो उसको दुरुस्त करने की तरफ प्रयास किया जा सके। केवल इतना ध्येय और कोई ध्येय नहीं है। मैं नहीं, एक नहीं, इसमें एक सवाल और धनगढ़ जी, जी। पर्टिकुलर कोई भी चीज़ आती है तो जितनी तीव्रता के साथ बीजेपी सरकारें करप्शन के विरोध में काम करती हैं, मुझे लगता है कि बहुत ही तीव्रता के साथ काम करते हैं। एकदम साफ-सुथरी सरकार चलाना, ये एक तरह से आदत बन गई है भारतीय जनता पार्टी की, कि किसी भी सब प्रकार की चीज़ों को बहुत बेहतर ढंग से, यानी साफ-सुथरी छवि के साथ करना, और उसी के साथ इतने लंबे समय से, इसलिए तीसरी बार लोगों ने बहुमत दिया है। कि साफ-सुथरी जी, सरकार है, मेरिट पे नौकरी देती है, बदलियों को कोई जो है, लोगों ने जो बना रखा था पूरा का पूरा क्या कहते हैं, धंधा बना रखा था। कोई एक भी जी, आदमी को ये कोई भी आ जाए तो यही कहना पड़ता है, भाई कंप्यूटर से होएगी, ऑनलाइन होएगी। चाहकर भी कोई किसी की मदद करना चाहे तो नहीं कर सकता। तो सारे के सारे जी। सिस्टम से शासन करने का, अच्छा शासन करने का काम किया। धनखड़ साहब, एक हरियाणा के अंदर इस समय सबसे बड़ा मुद्दा जो सामने आ रहा है, क्योंकि वो बहुत बार ऐसे इंसिडेंट आ गए, जिसका सवाल बनता है और जिसके ऊपर एक परमानेंट सॉल्यूशन करना जरूरी है, वो है कानून व्यवस्था। क्योंकि बहुत सारे केसेस अब ऐसे निकल गए हैं कि जहां पर बड़े-बड़े कहीं बिज़नेसमैन, इंडस्ट्रीज, किसी नेता का जहां पर सरेआम मर्डर कर दिया गया और दिन दहाड़े मर्डर कर दिया गया। कानून की जो व्यवस्था है, जो इस समय क्राइम का जो रेशो, और खासतौर पे ये एक पैनिक जो लोगों के अंदर है कि आज अगर कोई भी समृद्ध आदमी अगर उससे कोई फिरौती मांगता है, कुछ मांगता है, तो उसको इस बात के लिए इंश्योर करना कि वो उसकी जान हरियाणा प्रदेश के अंदर सुरक्षित है, कम से कम ये जो कानून व्यवस्था है, इसको कैसे दुरुस्त किया जाए? देखिए, बहुत मैं कहूँगा कि सख्ती के साथ आगे बढ़ रही है सरकार, और आप देख रहे हो बहुत लोग अभी जो है इसके कारण से, कितने लोग जो है वो, आप इसको कहना भी हो तो मुझे उसमें भी कोई आपत्ति नहीं है, योगी मॉडल पर बढ़ गई है सरकार अब, और ऐसे अपराधियों को जितनी सख्त से सख्त सख्ती से निपटा जाना चाहिए, उतनी सख्ती से निपटा जा रहा है। कोई इसकी जगह नहीं है अपराध की, और सरकार अच्छा कर रही है और बहुत तेज़ी के साथ कर रही है। रोज़ाना कोई ना कोई आपको ऐसी सूचनाएँ मिलती हैं कि जहाँ भी कोई ऐसे करने की कारिंदे कुछ कोशिश कर रहे थे, कुछ बदमाश लोग कोशिश कर रहे थे, तो सरकार ने उस सख्ती के साथ निपटा है, उस तरह से निपटाया जैसे निपटाया जाना चाहिए था। बल्कि मैं तो कहूंगा कि योगी मॉडल पर ही क्यों क्यों ना एक नायब सैनी मॉडल नया क्रिएट कर दिया जाए हरियाणा के लिए, जो जब पूरे जब देश में जब उदाहरण जब बन जाए। जब 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 अभी जो पहचान है, मैंने उसकी चर्चा की, जब हमारला ऊपर हो जाएगा, तो मारले की चर्चा लोग करने लग जाएँगे। हम चाहते हैं कि हम हाँ, पाड़ा हम और शानदार हों, लोग बिल्कुल नायब मॉडल कहें, हम ये चाहते हैं। हम्म, भारतीय जनता पार्टी पर एक और भी आरोप लगता है कि भ्रष्टाचार के अलावा ये एक इवेंट्स की जो है ना पार्टी है, और फोटो ऑप्स और इवेंट्स की तरफ ज्यादा ध्यान है, कुछ ना कुछ चलता रहे, मतलब हफ्ते दर हफ्ते किसी ना किसी प्रदेश में कुछ ना कुछ चलता रहे। धरातल की चीजों पर ज्यादा फोकस करते हुए नौकरी, स्वास्थ्य, शिक्षा, इसको अगर हम पूरी तरह से स्ट्रीमलाइन कर दें,
तो वो ज्यादा बेहतर नहीं है बजाय कि फोटोशॉप्स और इवेंट्स की बजाय? ऐसा है कि जब निंदा के लिए कुछ शब्द नहीं मिलते तो ऐसी कोशिशें की जाती हैं। हर घर शौचालय किसने किया है? हर घर रसोई गैस जी। किसने किया है? हर पात्र को आयुष्मान कार्ड किसने किया है? और हर बहन सिलेंडर का 400 से दुपट्टा 1100 भी हो। नहीं, नहीं नहीं 500 में भी हम ही देने वाले हैं। 500 में भी हम ही देने वाले हैं। जी। और जी। जन-धन के खाते, डायरेक्ट पेमेंट किसने किया है? सबसे ज़्यादा रैट कांग्रेस का राज तो ऐसा चलता था, ट्रेन आई जो चढ़ गई सो चढ़ गई, जो रह गई सो रह गई। आखिरी व्यक्ति तक खोज कर पहुंचाने वाली भारतीय जनता पार्टी है। पहले लोग कहते थे मीटिंग बहुत करते हैं, मीटिंग बहुत करते हैं। अब कार्यक्रम ज्यादा होते हैं तो इवेंट बहुत करते हैं, इवेंट बहुत करते हैं। ये निंदा करने के प्रकारों में से एक है। पार्टियां चलती ही मीटिंग और इवेंट से हैं, और मीटिंग और हम्म। इवेंट ही इस बात का माध्यम बनती है कि अंतिम व्यक्ति तक, जो दीनदयाल उपाध्याय ने कहा है, उस अंतिम व्यक्ति तक खोज खोज कर चीजों को पहुंचाए। बस एक आपसे सवाल और लूंगा, क्योंकि शिक्षा एक मूलभूत जरूरत है। कहते हैं कि किसी भी देश और प्रदेश के लिए जो अगर युवा उनका सशक्त है, सुदृढ़ है, और वो पूरा तरह से तैयार है आगे प्रदेश को और देश को रिप्रेजेंट करने के लिए, शिक्षा उसमें एक सबसे बड़ा मूलभूत ढांचा है, एक भविष्य को तैयार करने का। मैं आज तक इस सवाल को किसी भी सरकार से, जिनसे भी मैंने आज तक इंटरव्यू किया, उनसे बहुत ज्यादा सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं मिला। सरकार के पास अबंडेंस में धन संपदा है। हम देखते हैं कि कोई भी मौका होता है तो प्रदेश के अंदर प्रदेश के अपने फंड्स हैं, केंद्र सरकारें बहुत सारा बजट एलोकेट करती हैं। आज भी सरकारी स्कूलों की स्थिति देखते हैं, सिर्फ हरियाणा की बात नहीं कर रहा, मैं पूरे देश भर में कर रहा हूं। कुछ जगह अपवाद हो सकती है, कुछ स्कूल अपवाद हो सकते हैं। आज ऐसी स्थिति क्यों है कि लोगों को ना चाहते हुए भी, मध्यम वर्गीय परिवार के लोगों को प्राइवेट स्कूल का मुंह करना पड़ता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद सुविधाओं का अभाव है, वहां शिक्षा अच्छी, व्यवस्था अच्छी नहीं होगी, टीचर्स कई जगह पूरे नहीं होते, कई जगह फर्नीचर पूरा नहीं है, अंदर का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं है। तो क्यों ना इसी को पूरा रिवैम्प कर दिया जाए, और इस बात से ऊपर उठकर, कि हम केजरीवाल के मॉडल की बात ना करें, हम किसी की बात ना करें, क्यों ना प्राइवेट स्कूल से ऊपर का मापदंड तय कर दिया जाए शिक्षा के लिए, गवर्नमेंट स्कूल के लिए, जब सरकार के पास इतना पैसा है तो। देखिए, दो दो विषय हैं इसमें। समाज में भी दौर चलते हैं, और समाज में जो दौर चलते हैं, समाज उन दौरों के पीछे भागता है। केवल सरकारों का विषय नहीं है। सरकारों की तरफ से पीएमश्री, सांस्कृतिक मॉडल स्कूल, और बहुत सारे ग्रामीण लोग भी मिलकर अपना अच्छा स्कूल चलाने का प्रयास करते हैं। लेकिन ये जो प्राइवेट की दौड़ है, ये ग्लैमराइजेशन है। प्राइवेट अस्पताल की दौड़ भी है, केवल सुविधाओं का विषय नहीं है, प्राइवेट अस्पताल की दौड़ भी बिल्कुल। है। ये क्या है कि मैं, आपको मालूम है, कृषि मंत्री रहा हूँ, जी। और विद्यार्थी परिषद में मैं शिक्षाविद भी रहा हूँ। एक जी। 1986 की एजुकेशन पॉलिसी पर मैंने ब्लैक पेपर लिखा है। ये दोनों विषय मेरे बड़े रुचि के हैं। तो मैं आपको जी। एक विषय कहना चाहूँगा कि एक मेरी मीटिंग हो रही थी एचएयू में। जी। इसको कहते हैं टॉप 100, और उस टॉप 100 में 33 साइंटिस्ट, 33 ऑफिसर, और 33 जो है किसान, और 100वां मैं होता था। जी। 34 ब्यूरोक्रेट्स जो प्रशासन करते हैं खेती का, साइंटिस्ट, और ये 2 सेशन चलते थे। एक सेशन तयशुदा सब्जेक्ट के साथ होता था, और एक सेशन जो है ओपन होता था। जी। जब तक मैं मंत्री रहा, लगातार वो बैठक होती थी। एक अनिल संधू शहद का किसान है, जींद का है। हुँ। तो शादी हुँ। वादी हो गई है, पुरानी बात हो गई, लेकिन उस समय उसकी शादी नहीं हुई। और नवराज सिंधु हमारी एसीएस थी कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में, वो भी मीटिंग में थी। जी। तो अनिल सिंधु जी। ने खड़े होकर कहा, मैडम, मेरा 3 करोड़ का टर्नओवर है, मैं शहद का किसान हूँ, और मेरी शादी नहीं हो रही, और आपसे हुँ। ज्यादा पैसे कमाता हूँ। आप एसीएस हैं, हुँ। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं, लेकिन मेरी आमदनी आपसे ज्यादा है। क्यों नहीं हो रही? हुँ। मेरा धंधा डीग्लैमराइज्ड हो गया है। हुँ। हुँ। दुनिया को एक ग्लैमर जो है, एक आकर्षण जो है, एक लीक जो है, वो बहुत अट्रैक्ट करती है, और हमारी हुँ। सोसाइटी भी उससे प्रभावित होती है। दौर चला प्राइवेट हुँ। स्कूलों का, दौर चला प्राइवेट अस्पतालों का। तो उसमें से जो उस दौर ने अट्रैक्ट किए हैं, और उस दौर के अट्रैक्ट करने का भी प्रभाव है। और जो जो मैं दूसरी बात नहीं कह रहा हूँ कि इस दौर के चलने के कारण से उन्होंने अपने को बेहतर करने का काम किया, वो भी सोसाइटी का हिस्सा है। बल्कि कई सारे हुँ। तो ऐसी चैन निकली हैं अपने हमारे पास-पास, जिनके 25, 30, 40, 50 साल स्कूल हो गए हैं, 25-25 हज़ार लोगों हुँ। तक का स्टाफ है कुछ चलाने वालों पर। बिल्कुल। वो उस बेहतरी की बिल्कुल। तरफ जाने का उन्होंने भी काम किया, वो भी। और बहुत सारे प्राइवेट स्कूल, मैं ये भी कहूँगा, जो आस-पास के, जैसे मैं तो ग्रामीण विधानसभा में काम करता हूँ, जो सरकारी स्कूल जी। जैसे ही हैं।
या सरकारी स्कूल जैसे भी नहीं है, बिल्डिंग के हिसाब से, उसके हिसाब से, बाकी सब के हिसाब से, या एजुकेशन की क्वालिटी बहुत चेंज हो गई है, ऐसा भी नहीं है। लेकिन जो एक जिसको मैं ये कह सकता हूँ कि जो कनेक्ट बनाने का काम उन्होंने अपने पर्सनल स्कूल चलाने के लिए माँ-बाप से, बाकी सब से वो बनाने का जो काम किया है, उसके कारण से ये है। लेकिन ये सवाल हमेशा ही, मैं तो एबीवीपी का नेता रहा हूँ और एक समान शिक्षा के पक्षधर लोगों में से रहा हूँ। तो उस नाते से हमेशा इसकी बेहतरी की बात ये की जाती है और ये बेहतरी होनी चाहिए और उस बेहतरी के लिए प्रयास लगातार हैं। जैसे मैंने कहा, पीएम श्री स्कूल, सांस्कृतिक मॉडल स्कूल पहले जिले में एक होता था, अब हर ब्लॉक में एक हो गया है। उससे और आगे बढ़ाने की संख्या की बात हो रही है। भी किसी भी तरह से हम सरकारी क्षेत्र का भी आकर्षण बनाकर रखें। मैं एक शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, आकर्षण, ग्लैमर, जी, है ना? वो जी, हमने अपने ग्लैमराइज़। संस्थानों का बना के रखना पड़ेगा, नहीं तो होगा क्या? जी, देखो, चीज़ें ट्रांसफ़र होती हैं। अब बीएसएनएल कितने जगह बचा है बताइए? हुँ, और आप जो कान पे जी, लगाए हैं, जिस फ़ोन से मैं बात कर रहा हूँ, जिससे आप कर रहे हो, वो दोनों बीएसएनएल के नहीं हैं। जी। तो सब ये जो ग्लैमराइज़ हो फैसिलिटी, गया है। ये जो प्राइवेट सेक्टर जो फैसिलिटी देकर उस नाते से लगातार मेहनत करते हुए आगे बढ़ता है, ये भी अपना ही है, अपने ही देश का है, बहुत दुराव देखने की ज़रूरत नहीं है। और प्राइवेट और सरकारी दोनों ने मिलकर काम करना है। केवल सरकारी सब काम करेगा, ऐसा सोच भी ठीक नहीं है। मैं मंत्री रहा हूँ, सरकार की भी सोच यही होती है, केवल प्राइवेट ही सब करेगा, वो भी ठीक नहीं है। सरकार उनके लिए है जहाँ प्राइवेट, जैसे प्राइवेट बस है, वो उस समय चलेगी हुँ, जब सवारी होगी। सरकारी बस उस समय चलेगी हुँ, चाहे 4 आदमी भी हों, टाइम मैनेजमेंट करेगी। हुँ, बिल्कुल। प्राइवेट वाला जहाज़ शायद उस समय उड़ाएगा जब उसको बेस्ट टाइम मिलेगा। लेकिन सरकारी जहाज़ शायद उस समय भी उड़ेगा जब आधा भी नहीं भरा हो। क्योंकि सरकार हुँ, उस जगह काम करती है जहाँ प्राइवेट भी जाना नहीं चाहता। हुँ, सरकार है सबके लिए। प्राइवेट को एक हुँ, दिमाग में कहीं न कहीं प्रॉफ़िट रहता है और सरकार से हुँ, अच्छी वर्क कल्चर करने की कोशिश करता है कि सरकारी क्षेत्र से उसके पास और कनेक्ट बनाने की कोशिश करता है, उसके पास आए। लेकिन सरकार भी लगातार बेहतरी की तरफ, वर्क कल्चर वहाँ भी अच्छी हो रही है, सब चीज़ें वहाँ भी बेहतरी की तरफ और नए-नए डिज़ाइन से कैसे आगे बढ़ें, प्रयास वहाँ भी। धनखड़ साहब, मैं आप ही की बात से एक मेरे माइंड में सुझाव आया, मैं सुझाव ज़रूर देना चाहूँगा। बाकी तो आपके और सरकार के ऊपर है। सरकार का एक बड़ा अच्छा प्रयास रहता है, हरियाणा सरकार ने एक बड़ा अच्छा प्रयास किया है पिछले काफ़ी समय से। पहले एक नशे के खिलाफ लगातार मैराथन चली थी, पूरे के पूरे सभी के सभी जिलों में गई थी, नशे के खिलाफ मैराथन गई थी। फिर एक साइक्लोथॉन जो है, जो अभी नायब सिंह सैनी जी के उसमें भी चल रही है साइक्लोथॉन। तो मेरा एक सुझाव है कि इसी तरह की, अगर आपकी सरकार को ठीक लगे, तो सरकारी स्कूलों के लिए भी हर जिले के अंदर एक ऐसी एक्टिविटी ज़रूर होनी चाहिए जो उसकी रिफॉर्मेशन की तरफ हो, उसको ग्रो करने की तरफ हो, उसको ग्लैमराइज़ करने की तरफ हो। वो मंथ ऑन मंथ सभी जिलों के लिए प्लान करके, जिस तरह मैराथन चलाई गई, साइक्लोथॉन चल रही है, सेहत के लिए करने के लिए, हेल्थ के लिए प्रेरित करने के लिए, उसी तरह शिक्षा की तरफ आकर्षित करने के लिए, सरकारी स्कूलों को रिवैम्प करने के लिए, ग्लैमराइज़ करने के लिए भी सरकार इस तरह का कैंपेन कर सकती है, जो एक हफ्ते दर हफ्ते प्लान कर सकती है। तो ये मेरा सुझाव है। बाकी आपकी और सरकार की जो भी प्लानिंग होगी। और बहुत-बहुत धन्यवाद धनखड़ साहब, आपका चैनल फॉर न्यूज़ इंडिया के इस खास कार्यक्रम में। बस चलते हुए एक अंतिम सवाल, बिहार चुनाव को लेकर क्या लगता है? सरकार बनाने इस बार फिर से सरकार बनाने जा रही है बीजेपी। क्या साफ और स्पष्ट शब्दों में क्या कहना चाहेंगे? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की सरकार वहाँ बनेगी। जो मुद्दे आप शुरू में शुरू कर रहे थे, वही बड़े-बड़े जो है उनकी उनकी कील बनने वाले हैं उनके रास्ते की। उन्होंने खुद ही खूंटे ठोक लिए हैं, हरियाणवी में कहना हो तो। और ये निश्चित रूप से वहाँ सरकार बनने वाली है और आपके सुझाव मुझे लगता है कि सब सुन रहे हैं और मैं भी पार्टी का पदाधिकारी सुन रहा हूँ। हर करणीय चीज़ अच्छे की तरफ बढ़ना, यही ध्येय होता है। सब तरह से अच्छे सुझाव आएँ, उन्हीं की तरफ आगे बढ़ना। यही अच्छाई का रास्ता है। गिव योर बेस्ट, टेक अदर्स बेस्ट। मैं और सरकार, मैं व्यक्तिगत जीवन में भी और सरकारें भी इसी मंत्र पर काम करती हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद धनखड़ साहब। हम उम्मीद करते हैं कि जिस साफ़गोई के साथ आपने बात रखी, और मुझे लगता है कि आपने बड़ी ऑनेस्टी के साथ अपनी बात को रखा, और इस उम्मीद करेंगे कि इसी साफ़गोई के साथ वो कामों में भी कन्वर्ट हो, जो चीज़ें नहीं हुई। लेकिन आपका प्रयास अच्छा है, आपकी सोच अच्छी है। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका चैनल फॉर न्यूज़ इंडिया के हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। थैंक यू दीपक जी, थैंक यू न्यूज़ इंडिया। प्रणाम।